तो दिन भर की वो तमाम खबरें जो आज सुर्खियों में रही 0 आवर में बात करेंगे उसकी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो गाजियाबाद से आई है और कई सवाल उठाती है अपने आप में। ये तस्वीर जहां छेड़खानी के आरोप में लोगों ने एक दुकानदार की धुनाई कर दी। दुकानदार पर एक नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा था। इसके बाद लोगों ने दुकानदार को बीच सड़क पर पीटा। इस दौरान खूब लाठियां और डंडे चले, लेकिन लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया और भीड़ ये इंसाफ करने लगी। इस पर कई सवाल उठने लगे हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है और उसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर एक्टिव है। उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें। और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हुई एक अगली तस्वीर भी मऊ से आई है, जहां बंदूक के दम पर बदमाशों ने एक शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरों में दिख रहे तीनों बदमाश देर रात एक शोरूम में घुस गए, व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की यह वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश फिलहाल की जा रही है। सवाल तो सियासत पर भी उठ रहे हैं। एक तरफ सेना घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ रही है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर ही देश के भीतर बेमतलब उंगलियां उठाई जा रही हैं। संदीप दीक्षित ने पहले आर्मी चीफ को अपशब्द कहे, फिर फजीहत होता देख बयान पर उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है, सेना पर सियासत क्यों? ये घाटी का वही शेर है जिसने अपने अंदाज में पत्थरबाजों को जवाब दिया था और जान पर खेलकर पोलिंग पार्टी को बचाया था, जिसको सम्मानित किया था देश के दूसरे शेर ने, जिसका नाम है जनरल बिपिन रावत। लेकिन देश के वीर जवान का यह सम्मान कुछ लोगों को नागवार गुजरा और सवालों का यह सिलसिला इतना बढ़ा कि सेना प्रमुख पर बार बार बयान दिए गए। इसी कड़ी में नाम जुड़ा कांग्रेस के प्रमुख नेता संदीप दीक्षित का और 24 घंटे के अंदर संदीप दीक्षित अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगते नजर आए। इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, बाद में जब मैंने देखा, खुद अपने बयान को देखा, तो वो सही माने में सही नहीं था, गलत था। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के बारे में इन तरह के शब्द का प्रयोग करना गलत होता है और तभी मैंने कहा कि इसमें बेहतर है कि आदमी माफी मांगे, क्योंकि गलती होती है और गलती की माफी मांगनी चाहिए। दरअसल इस माफी की वजह थी संदीप दीक्षित का वो बयान जिसने सेना प्रमुख की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक तरह अपने बयान देते हैं। यह बयान देश में सियासी भूचाल लेकर आया। बीजेपी ही नहीं बल्कि देश की दूसरी बड़ी पार्टियों ने भी इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। आदरणीय सोनिया जी को बाहर आके क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से और इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए। और याद रखिए, ये सब तब शुरू हुआ है जब राहुल गांधी जी ने हरी झंडी दिखाई। नहीं, ये घोर निंदनीय है और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बड़े परिवार से हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी है, सांसद रह चुके हैं, तो इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। विवाद बढ़ता देख खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सामने आए और संदीप दीक्षित के इस बयान से पार्टी को अलग कर लिया। साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं को ये नसीहत भी दी कि ऐसे बयानों से वो बचें। आर्मी चीफ हिंदुस्तान की सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना हमारे लिए काम करती है, हिंदुस्तान की रक्षा करती है और उनके आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी भी राजनेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। देश में सेना का सम्मान सर्वोच्च है। जो जवान तिरंगे की शान में अपनी जान तक न्यौछावर करने की कसम खाता है, उस पर उंगलियां उठाना बिल्कुल भी जायज नहीं है और संदीप दीक्षित को ऐसा करने की वजह से ही फजीहत का सामना करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे सुरक्षित अपने घर के अंदर बैठकर सेना पर बयानबाजी करना भी मुमकिन इसी सेना की बदौलत होता है जो रक्षा करती है हमारी। वैसे जनरल बिपिन रावत पर संदीप दीक्षित की आपत्तिजनक टिप्पणी पूरे दिन सुर्खियों का सबब बनी रही। इस मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे संवाददाता ने। सर, संदीप दीक्षित ने खेद जता दिया है अपनी उस विवादित टिप्पणी पर, आप लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं। आपने संदीप दीक्षित के खेद के शब्दों को शायद ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने खेद जताते हुए ये कहा था कि जो मैंने शब्द कहा उसको मैं किसी और तरीके से भी कह सकता था। इसके माने ये है कि उन्होंने भारतीय सेना के चीफ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उनको बुरे नाम देने के लिए
मन बना लिया था, उनको आदेश था, उनकी एक साजिश थी, उनकी एक प्लानिंग थी। इसमें माफी मांग भी ले, उसको माफ करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बाढ़ आती है, तो वहाँ पर लेट लेट के जनता निकालते हैं, गुजारते हैं, वो यही सेना निकालती है, गोलियां यही खाती है। उसके बावजूद ऐसे अपशब्द बोलना क्या मुनासिब है? संदीप दीक्षित की टिप्पणी के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और वाकई युद्ध से लेकर आपदा तक जो सेना डटी रहती है, उस सेना पर सवाल पहली बार नहीं उठा है। सेना प्रमुख को बेवजह सियासी खींचतान के बीच पहली बार नहीं घसीटा गया है। इससे पहले भी सियासी पार्टियों ने निशाने पर लिया है। प्रकाश कारात ने विपिन रावत पर सवाल उठाया था। इसके अलावा मेजर गोगोई को सेना प्रमुख द्वारा सम्मानित करने पर भी विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठे थे। सम्मान को सीपीआई ने गलत करार दिया था। मानवाधिकारों तक की बात हुई थी। पत्थरबाजों के विरोध में सीताराम येचुरी से मारपीट की कोशिश हुई थी। पार्थ चटर्जी ने विपिन रावत की तुलना जनरल डायर से कर दी थी। और चाहे कोई कितना भी सियासत के लिए सेना को घसीटे, कोई आर्मी चीफ पर निशाना साधे, आर्मी आतंकियों को निशाना बनाने में फिलहाल जुटी हुई है। एक तरफ तो आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो घाटी में दहशत फैलाने वालों को भी सेना दबोच रही है। सेना और पुलिस की बड़ी कामयाबी हंदवाड़ा में मिली, जब सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को उनके ठिकानों से दबोच लिया। पहले आतंकियों का चुन चुन कर सफाया और अब आतंकियों को दबोचने की कार्रवाई। सेना ने घाटी को आतंक मुक्त करने का जो अभियान चलाया है, वो अपना रंग धीरे धीरे दिखाने लगा है। घाटी के अलग अलग इलाकों में या तो आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं या फिर दबोचे जा रहे हैं। इसी बीच सेना को बड़ी कामयाबी हंदवाड़ा में मिली, जहां 2 आतंकियों को सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में धर दबोचा। ये आतंकी अवंतीपुरा के रहने वाले हैं और हथियार लेने हंदवाड़ा आए थे। लोकल लड़के थे और ये जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात जो उजागर हुई है वो ये हुई है कि ये आए थे यहाँ पर हंदवाड़ा में वेपन लेने के, वेपन और बाकी एमुनिशन लेके ये जा रहे थे। दोनों ही आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं, जो घाटी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, सुरक्षा बलों ने इन्हें पकड़ लिया। हंदवाड़ा पुलिस को इस बात की इतला हुई थी कि हंदवाड़ा में जो चोगुल के इलाके में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है एंटी नेशनल एलिमेंट्स, तो उस पर वहाँ पर पुलिस और आर्मी ने नाका लगाया था और नाके पे जो है 2 शख्स वहाँ पे पकड़े गए। उनके पास जो है काफ़ी मात्रा में असला मिशन भी बरामद हो गया। सेना प्रमुख पहले ही घाटी को आतंक से आज़ाद कराने की बात कह चुके हैं और उसी का नतीजा है घाटी में आतंकी एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं। जनवरी से अब तक घाटी में 66 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 4 दिनों में 5 बार आतंकी घुसपैठ को रोकने में सेना कामयाब हुई है। इस साल सीमा पार से 23 बार घुसपैठ हुई है, जिसमें सेना को 39 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। सेना के इस बदले रुख से घाटी में आतंकियों को मौत नजर आने लगी है। या तो वो भाग रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। इसी महीने हिजबुल के आतंकी दानिश अहमद ने भी सेना के सामने हथियार डाल दिए थे और अमन का रास्ता चुना था। घाटी में लंबे अरसे बाद सेना ने CASO को दोबारा लॉन्च किया था। कैसो के साथ नई तकनीक के जरिए अब आतंकियों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। वैसे इस तरह के सवाल उठाना लगता है इन दिनों सियासत का सबब बन चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सिर्फ सेना ही नहीं, चुनाव आयोग भी सियासी दलों के निशाने पर रहा है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग पर EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र तक कह दिया, जिससे आहत चुनाव आयोग अब सरकार से खुद के लिए कुछ और शक्तियां चाहता है, ताकि छवि खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। EVM मशीन पर मुझे भरोसा नहीं है। कोई भी बटन दबाओ, बीजेपी को वोट जा रहा है, तो EVM के साथ छेड़खानी की गई है। वोट हमने दिया, लेकिन वोट अब गया कहाँ? देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में बीजेपी की जीत क्या हुई? निशाने पर आ गया चुनाव आयोग। देश की हर छोटी बड़ी पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और EVM टेम्परिंग को मुद्दा बनाया। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में नकली EVM मशीन से टेम्परिंग कर धांधली का दावा पेश करती नजर आई। सूत्रों की माने तो इसी से आहत होकर चुनाव आयोग ने केंद्र को 1.5 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में न्यायालयों के आधार पर
आयोग के पास भी अवमानना का अधिकार मांगा। खबरें हैं कि पक्षपात करने जैसी अपमानजनक टिप्पणियां जब भी हों तब आयोग ने कार्रवाई का हक मांगा है। 20 मई को चुनाव आयोग ने देश के 7 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय पार्टियों को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी, लेकिन आयोग की इस चुनौती को सिर्फ 2 पार्टियों ने स्वीकार किया था और वो भी हैक करने में नाकाम रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आयोग का न्योता तक स्वीकार नहीं किया था और अब चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे पर पलटवार करता नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। वैसे छवि खराब करने वालों से निपटने की तैयारी में अगर चुनाव आयोग है तो गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों से निपटने की भी तैयारी कानून के जरिए है। केंद्र सरकार के एक पैनल ने गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए कुछ सिफारिशें दी हैं और अगर यह बिल पास हो गया तो गंगा में गंदगी फैलाने वालों के लिए सख्त कानून बन जाएंगे। पैनल के बिल के मुताबिक गंगा को लेकर कानून का उल्लंघन करने वालों को 7 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गंगा को बचाने के लिए जो नियम उल्लंघन तय किए गए हैं, गंगा के प्रवाह को रोकना या उसमें बाधा पैदा करना, 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण अपराध होगा। इसके अलावा गंगा किनारे ट्यूबवेल या पंप से पानी निकालना भी गैर कानूनी माना जाएगा। तो गंगा में गंदगी फैलाने वाले सावधान हो जाएं और माता पिता भी सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके लिए एक खबर है और खासतौर से उनके लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि एक बाल्टी पानी आपके मासूम की जिंदगी छीन सकता है। कुछ ऐसा हुआ है मेरठ के एक परिवार के साथ। डेढ़ साल की मासूम जोया अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि काल के क्रूर हाथों ने जोया को उसके मम्मी पापा से छीन लिया। जोया की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता की लापरवाही है, क्योंकि किचन में रखी पानी की बाल्टी जोया की मौत की वजह बन गई। यही वो बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ था और इसी बाल्टी में डूबकर इस मासूम की मौत हो गई। रात को हम सो गए, तभी से रात को उठी और ये किचन की तरफ चली गई। किचन में बाल्टी में पानी भरा हुआ रखा था, ये उसके अंदर जैसे भी है मतलब गिर गई, तो इसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो गए। तो हमने सुबह 8 बजे देखा, बाकी रात का मुझे पता नहीं कितना टाइम ये हुआ। पिता शकील के मुताबिक घटना शनिवार रात की है, जब बच्ची खेलते खेलते किचन की तरफ चली गई। वहां बाल्टी में पानी भरा हुआ था। आशंका है कि ये बच्ची खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और फिर वो सिर के बल बाल्टी में गिर गई। सुबह जब माता पिता ने बच्ची की तलाश की तो उसका शव बाल्टी में पड़ा मिला। वहाँ पे जाके देखा मेरी जो सास है उनके पास मेरी लड़की लेटी हुई नहीं थी। तो मेरी वाइफ बोली जोया कहाँ गई, तो मैंने एकदम बाहर देखा ना एकदम सब जगह, तो मैंने किचन जो खोल के देखा तो किचन में मेरी लड़की बाल्टी के अंदर उल्टी पड़ी हुई थी। हालांकि बच्ची की मौत की वजह का सही पता लगाने के लिए परिवार ने बच्ची का पोस्टमार्टम भी कराया, लेकिन मौत की असली वजह पानी में डूबना ही सामने आया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक लगभग 3 साल की बच्ची थी, वो घर में बाल्टी पानी लेके जा रही थी। पानी उठाते या पानी में झाँकते समय वो उल्टी हो गई, जिससे उसका मुंह नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए और डूबने से उसकी डेथ हो गई है। अक्सर बाथरूम में लोग बाल्टी या टब में पानी भरकर छोड़ देते हैं और यही गलती कभी कभी मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए अगर आपके घर में मासूम बच्चे हैं तो कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। मसलन रात में बाथरूम किचन का दरवाजा बंद रखें, बाल्टी या टब में पानी भरकर न छोड़ें, बिजली के स्विच को कवर रखें, बिजली के तारों को खुला न छोड़ें, वॉशिंग मशीन के ढक्कन को हमेशा बंद रखें, बच्चों की पहुंच से चाकू या नुकीली चीजें दूर रखें। जाहिर है इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर आप बड़े से बड़े हादसों से बच सकते हैं। मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज नेशन। एक तरफ तो आर्थिक महाशक्ति होने की बात और मेरा देश आगे बढ़ रहा है का नारा, पर आजादी के 70 साल बाद एक गांव में बिजली पहुंचने की बात, इसे सुनकर आप क्या कहेंगे? हालांकि इसे हमारे सिस्टम की बदकिस्मती कहिए कि एक गांव को आजादी के 70 साल बाद बिजली का कनेक्शन अब जाकर नसीब हुआ है और ये गांव कहीं दूर दराज में नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास। फकीर खेड़ा को हमारे सिस्टम ने 70 साल से फकीर बना रखा था। ये गांव आजादी से लेकर अब तक उस जरूरत को मांग रहा था जिसके बिना हम और आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फकीर खेड़ा को यह बुनियादी जरूरत
हासिल करने में 70 साल का लंबा अरसा लग गया। ये बताइए आप कि अब पहले और अब में कितना बदलाव? जब से लाइट जली है गांव में तो यहाँ पे खुशियों का कुछ अलग माहौल दिख रहा है। अब हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि अन्य गांव की अपेक्षा हम भी उजाले में आ गए हैं। सूबे में सरकार बदली तो राजधानी के नजदीक बसे इस गांव की तकदीर भी। फकीरखेड़ा तक बिजली की लाइन खींची गई और पहली बार बिजली की लाइन से मिलते करंट के जरिए इस गांव के बाशिंदों ने अपने घरों के अंदर टीवी चलाया। बिजली की लाइन आने से मानो उम्मीदों की नई रोशनी इस छोटे से गांव में फैल गई। गांव के गयाराम को सिस्टम से इतनी नाराजगी है कि मानो उनका दिल शुक्रिया कहने को भी राजी नहीं होता। उनके लिए तो घर की नई बहू तकदीर का यह तोहफा लेकर आई है। हमारी बहू भी आ रही है, बहू आने के पहले लाइट भी जल गई है, तो हमको बहुत अच्छा खुशी है। आज फकीरखेड़ा के लोग अपने घरों में ही फोन चार्ज कर रहे हैं, दुकानों में बल्ब रोशनी फैला रहे हैं। फकीरखेड़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन साथ आया एक सवाल भी। सवाल ये कि 70 साल में गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद भी क्या हम खुद को एक बढ़ता हुआ देश कहने के हकदार हैं? अब उम्मीद लोगों की इस बात की है कि हमें नई रोशनी मिली है, तो ज़िंदगी में एक नई रोशनी आगे दिखाई दे रही है, ताकि और आगे हम बढ़ें और पढ़ें और लिखें और इस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का समग्र विकास हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, लखनऊ मोहनलालगंज। और आगे क्वेश्चन आवर में आपको दिखाएंगे बॉर्डर की आंखों देखी। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।